नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अपने विज्ञान के सेशन में बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो चल रहा है वो मैंने कल जहाँ समाप्त किया उसका थोड़ा रिकैप करके फिर उससे आगे अपन दोस्तों बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार चैनल को देखने वाले से आग्रह है कि कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विशेष तौर भैया बहन जो अभी भी सरकार की लॉकडाउन के प्रति शिक्षा की जो नीति है वो जारी है, सारे कोचिंग संस्थान और स्कूल्स बंद पड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो मैं जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके आसपास पड़ोस में या अपने घर में भाई बहन जो भी 10वीं में पढ़ रहे हो, एक बार मेरे चैनल से जोड़ के देखे। मेरा वादा रहेगा कि प्रतिदिन विज्ञान, गणित और इंग्लिश की क्लास घर बैठे इस चैनल पर मिलेगी और नियमित रूप से मिलेगी, ठीक है ना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे से जुड़ जाए और स्कूल खुलने की आप चिंता नहीं करें, खुलती रहेगी स्कूलें। अभी कोई गाइडलाइंस आई है उसके अंतर्गत पहले 9वीं 10वीं और 11वीं खुलेगी, पहले 11वीं 12वीं खुलेगी, फिर 9वीं 10वीं खुलेगी, फिर 6 से 8 खुलेगी, फिर 3 से 5 खुलेगी, जैसे भी खुलेगी। इसमें लोग इस नीति के अनुसार देखें तो कम से कम 2 महीने का समय सेट होने में लगेगा। तब तक दोस्तों हाफिली आ जाएगी और 10वीं वाले भैया ध्यान देंगे कि परीक्षा नियत समय पे होगी, क्योंकि जब अगला मार्च आएगा तो सरकार भी लॉकडाउन भूल चुकी होगी और कोरोना को भी भूल चुकी होगी। इसलिए दोस्तों ये कहीं कोरोना और लॉकडाउन अपने को महंगा नहीं पड़ जाए, इसलिए ये जो मेरी पहल थी, शुरुआत थी, वो 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के प्रति विशेष हितकारी रहेगी और रहती भी है। जैसा कि रिजल्ट मेरा पिछले कई वर्षों से मैं दे रहा हूँ संस्थान से, इस बार लॉकडाउन के कारण ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ही सही, आप एक बार जरूर जुड़े और प्रतिदिन आप नियमित चैनल का अवलोकन करते रहें। डेली वीडियोज आपको प्ले लिस्ट के अनुसार आप देखें, विज्ञान, गणित और इंग्लिश के वीडियोज मिलेंगे। आप घर बैठ के नोट्स बनाएं और बढ़िया पढ़ते रहे, स्कूल खुलने की प्रतीक्षा न करें, इतना मेरा आपसे आग्रह है। फिर आगे के सेशन में आज अपन देखेंगे कि कल दोस्तों अपन ने पढ़ा था एक तो आयनिक यौगिक। क्या आयनिक यौगिक क्या होते हैं सर? जो मैंने बताया था कि जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं, जैसे प्लस और माइनस वाले, तो यानी धनायन और ऋणायन, इनके मध्य जो बंध बनता है उसे अपन कहते हैं आयनिक बंध। और मैंने कहा था कि ये बहुत ही प्रबल और मजबूत बंध होता है, इसलिए दोस्तों इसके यौगिकों के जो गुण धर्म पढ़े थे वहाँ भी देखे थे कि अधिकतर ये ठोस अवस्था में होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक, तो उबलने और पिघलने का जो बिंदु होता है उनके मान भी उच्च होते हैं। विद्युत के ये चालक होंगे क्योंकि प्लस माइनस देते, आयन देते, ठीक है। अध्रुवीय विलायक और ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायकों में तो विलय होते हैं जल वगैरह में, अध्रुवीय में ये अविलय होते हैं। ऐसे करके अपन ने इनकी भंगुर प्रवृत्ति भी देखी थी। तो आयनिक बंध अपन ने समझ लिया था, जिसमें अपन ने धनायन कब बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जैसे कोई दोस्त भूल गया हो तो एक बार याद करे कि सोडियम धनायन बनाता है, क्योंकि सर अष्टक नियम मैंने लुईस साहब का बताया था 1916 के अनुसार, उसमें बाह्यतम कोश में उन्होंने कहा था कि अष्टक पूरा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति सोडियम की रहती है, तो सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये बाहर रिमूव करता है तो इसकी स्थिति बन जाएगी 2-8, और इस स्थिति में ये Na से बन जाएगा Na+, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने पर तो क्या बनते हैं दोस्तों, धनायन बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, जैसे क्लोरीन में मैंने आपको बताया था 2, 8, 7, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 होंगी, इसलिए एक लेगा, इसलिए क्लोराइड आयन बनाएगा और Cl- बनाएगा। और फिर Na+ और Cl- की अभिक्रिया अगर दोस्तों कराए तो ये बनाएगा NaCl। और ये अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि आयनिक अभिक्रिया को फास्ट रिएक्शंस के अंतर्गत भी अपन देखेंगे तो ये सेकंड के भी 100वें भाग में, लाखवें भाग में संपन्न हो जाती है, इतनी फास्ट क्रिया होती है सर। और इनके जो यौगिक बनते हैं बड़े मजबूत, ठोस, और सारे गुण धर्म वगैरह मैंने इनके बताए थे। लेकिन एक बात मैंने और कही थी दोस्तों कि हर बार एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक लेगा। जैसे इसमें एक सोडियम तो छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को और क्लोरीन को जरूरत है, इसलिए ये छोड़ेगा और ये ले लेगा तो NaCl बना लेगा। लेकिन हर बार का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव नहीं होता है। कल भी मैंने ये दोस्तों बात बताई थी कि हर बार एक देगा एक लेगा, ऐसा कोई संभव थोड़ी है। कई बार ऐसे भी दो तत्व होते हैं सर, विद्युत ऋणी दो तत्व आ जाए जैसे आपस में, जैसे सर दोनों एक जैसे आ जाए,
जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे दोनों फ्लोरीन आ जाए मान लो, जैसे अब दोनों विद्युत ऋणी तत्व है, ये तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 9 पे आता है, ये भी 9 पे आता है, तो 2 7 2 7। अब ऐसे दोनों संपर्क में आना चाहे तो फिर संभव नहीं। अब देखो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो F माइनस बनाएगा और ये भी F माइनस बनाएगा, यानी 2 8 की स्थिति तभी बनेगी जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब क्या तो ये इसको देगा, क्या ये इसको देगा, दोनों को तो एक एक उल्टे जरूरत थी, तो अब यह देना लेना तो संभव है ही नहीं। तो इस स्थिति में मैंने दोस्तों कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव नहीं होता, जब एक दूसरे को नहीं दे सकते, नहीं ले सकते, तब मैंने कहा था कि सहभाजन की क्रिया होती है, यानी कि भागीदारी की क्रिया होती है दोस्तों। सहभाजन को कहते हैं भागीदारी या पार्टनरशिप आप बोल सकते हो। अगर ये पार्टनरशिप कर ले आपस में, पार्टनरशिप करके दो विद्युत ऋणी तत्व अगर आपस में जुड़ जाए तो जुड़ सकते हैं और अपना अपना अष्टक पूरा करके अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं और साथ में एक नया यौगिक भी बना लेते हैं। तो सर इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को तो बंध को आपने आयनिक बंध कहा, तो सहभाजन से जो बंध बनेगा उसको क्या कहेंगे, और वही आज दोस्तों आज के सेशन का टॉपिक रहेगा सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध, और इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इससे जो यौगिक बनेंगे वो फिर यौगिक कहलाएंगे सह संयोजक यौगिक। सह संयोजक यौगिक। तो ये दोस्तों कब बनेंगे, जब दो विद्युत ऋणी तत्व इस तरह से, ये 2 फ्लोरीन ले लो, 2 ऑक्सीजन ले लो, बोले आप 2 हाइड्रोजन ले लो, सब में ऐसी स्थिति रहेगी कि देना तो दूर की बात, दोनों को जरूरत पड़ रही है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, सहभाजन या भागीदारी करेंगे। तो जब दो विद्युत ऋणी तत्व आपस में संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे ले तो सकते नहीं, ट्रांसफर तो कर नहीं सकते। ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं दोस्तों, सहभाजन या पार्टनरशिप करके यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, और जो यौगिक बनता है उसको बाद में, जैसे इन दोनों को देख लो, जैसे ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये दोनों F2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, F2। और F2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी जो बंध बना वो आप एक एक संयोजकता वाला है, इसलिए ये। और संयोजकता से मैंने कल आपको वाकिफ करा दिया था, संयोजकता क्या होती है कि जितने अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने पड़े या देने पड़े वो उसकी क्या होती है, संयोजकता। जैसे मैग्नीशियम की मैंने बताई थी, तो मैग्नीशियम की 2 होती है, क्योंकि मैग्नीशियम 12 पे आता है, तो 2 8 2 होता है। 2 8 करने के लिए उसको कितना त्यागेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 2। सोडियम की 1 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की वापस मैंने बताई थी 2 होती है, क्योंकि 2 6 की स्थिति होती है, तो 2 8 बनाना है उसको। तो माइनस में या प्लस में इलेक्ट्रॉन लेने या देने, अगर ग्रहण करेगा तब तो माइनस आएगा, क्योंकि आपको दोस्तों साधारण भाषा में बताऊं कि ऋणावेश ले रहा है तो फिर उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश ही आएगा। और उल्टे ऋणावेश को बाहर निकाल रहा है, जैसे ये सोडियम निकाल रहा है, तो फिर कौन सा आयन बनाएगा, धनायन बनाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, समझने में थोड़ा, कल भी मैंने कहा था दोस्तों, थोड़ा सा प्रेशराइज हो गया, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गया। आप देखना बहुत ही सरल चीज है, एक बार समझ में आ गई तो जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। तो ये था दोस्तों आज का जो टॉपिक है सह संयोजक बंध, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जब दो ऐसे विद्युत ऋणी तत्व आपस में संपर्क में आए तथा इलेक्ट्रॉन का सहभाजन संभव नहीं हो, उस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे लेन देन संभव नहीं हो, तो उस स्थिति में सहभाजन होता है और सहभाजन होकर एक यौगिक बनाते हैं इस तरह से, जिसे आप इस तरह FF भी प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है ना, फ्लोरीन गैस बन जाएगा। तो ये जो यौगिक बनेगा सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा, यानी अब इन दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा। इस तरह पार्टनरशिप करेंगे, एकल बंध से जुड़ेंगे तो इसका भी अष्टक पूरा, ये इसको इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे इन दोनों का अधिकार रहेगा। यानी पार्टनरशिप करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन सर कहाँ से लिया दिया, जो बीच में इलेक्ट्रॉन रहता है ना 2 8 में, तो ये ऐसी भागीदारी करते हैं कि तेरा भी अष्टक पूरा और मेरा भी अष्टक पूरा। ऐसी वाली स्थिति में ये यौगिक जो बनाएंगे वो फिर यौगिक भी कैसे कहलाएंगे, सहसंयोजक यौगिक। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ तो प्लस माइनस एक ने दिया एक ने लिया तो बड़े जबरदस्त यौगिक बने, ठोस बने, लेकिन यहाँ के यौगिक होंगे उनके गुणधर्म थोड़े भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से नहीं बने बल्कि ये किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन के सहभाजन या भागीदारी से बने। तो इनसे बनने वाले कुछ यौगिकों के मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उनसे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। साथ में इस सहसंयोजक यौगिकों के गुण द्रव्य भी इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे।
सहसंयोजक यौगिक। और दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहले लेते हैं अपन हाइड्रोजन को ही, H2 को ही, और H की भी ऐसी स्थिति है सर, H एक पे आता है, तो इसका भी हीलियम जैसा तो विन्यास है नहीं। अब ना तो ये इसको दे सकता है ना ये इसको दे सकता है, लेकिन सहभाजन तो कर सकता है सर। तो इस तरह से ये सहभाजन में क्या होता है कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस स्थिति में ये दोनों भागीदारी करेंगे इस तरह से, ये हो गई इनकी भागीदारी, और क्या बना लेंगे, H2 यौगिक, ये हाइड्रोजन गैस बना दी। तो इन दोनों पे दोनों का अधिकार रहेगा, ना तो इसने दिया ना इसने दिया, आपस में क्या किए इन्होंने, पार्टनरशिप। तो इस तरह के यौगिक जो दोस्तों होंगे, तो पहले उदाहरण में अपन देखा H2, थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने F2। फ्लोरीन में भी यही होता है, फ्लोरीन में भी बाहर एक ही तो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उस बाकी इलेक्ट्रॉन छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पार्टनरशिप, और क्या बना लेगा दोस्तों, F2। उसी क्रम में आप दे सकते हो Cl2, और Cl में भी वही स्थिति, 287 287 287 287। ऐसी स्थिति में इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन, उल्टे इनको तो चाहिए। ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, भागीदारी कर लेंगे, और दोस्तों क्या बना लेंगे, Cl2। तो H2 है, Cl2 है, आप O2 को भी ले सकते हैं। O2 में भी ये स्थिति है, O2 प्राणवायु ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या रहेगा दोस्तों कि जैसे इसके भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन भी ले तो उसके भी बाह्यतम कोश में ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 6 की स्थिति होती है। आप क्रमांक याद रखना, 8 पे आता है, 1 से 30 तक तत्व मैंने बताए थे, याद करना थोड़ा। तो ये फिर क्या करते हैं कि अब इन दोनों को 2 की कमी है, तो ऐसे इस तरह से भागीदारी कर देंगे कि भाई अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के आपस में कर देते भागीदारी, और अपन दोनों जुड़े रहेंगे, और जुड़ के फिर क्या बना देंगे, ये सर O2। तो ये कुछ उदाहरण है, नॉर्मल से उदाहरण है दोस्तों, हाइड्रोजन के है, फ्लोरीन के है, Cl2 के है, O2 के है, और आपको याद भी हो जाएंगे। और परिभाषा में एक बार फिर बता दूं, जब 2 विद्युत ऋणी तत्व इस तरह के आपस में संपर्क में आए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में वो दोस्तों क्या करेंगे, भागीदारी करेंगे या सहभाजन करेंगे। उससे जो बंध बनेगा उस बंध को तो कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, और उस यौगिकों को क्या कहेंगे, सहसंयोजक यौगिक। इस क्रम में दोस्तों आप चाहे तो जल भी ले सकते हैं, और चाहे तो मेथेन का सूत्र CH4 वो भी ले सकते हैं। जैसे मेथेन है तो मेथेन को भी आप ले सकते हैं, ये क्लोरीन है, कार्बन है, और चारों तरफ इसके एक एक हाइड्रोजन है। इस तरह से ये हाइड्रोजन, और फिर ये क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह से ये पार्टनरशिप, CH4 का सूत्र है ये मेथेन, बायोगैस जिससे बोलते हैं आप, ठीक है। तो कई उदाहरण है, वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द कोवेलेंट्स कंपाउंड्स, बट अपने लिए 2-4 काफी है कि अपन को समझ में आ जाए कि भागीदारी कैसे होती है। तो भागीदारी दोस्तों ऐसे होती है, इसमें कोई किसी को नहीं दे रहा है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप। तो इससे दोस्तों जो बनेंगे वो यौगिक क्या कहलाएंगे, सहसंयोजक यौगिक। अब इनके देखेंगे दोस्तों अपन गुण धर्म, क्या देखेंगे, गुण धर्म। चलिए दोस्तों पहला गुण देखेंगे अपन इनके यौगिकों का, भौतिक स्थिति, कि ये सब ठोस होंगे, द्रव होंगे या गैस होंगे। जैसे आयनिक में तो आपने फट से बता दिया था कि ठोस है, लेकिन यहाँ की दोस्तों फिजिकल स्टेट है वो तीनों ही हो सकती है। क्या बात कर रहे हो सर, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा ये सब गैस वाले उदाहरण थे, ये गैस ही तो थे। हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन क्या है, गैस है, O2 क्या है, गैस है, Cl2 क्या है, क्लोरीन क्या है, गैस है, ठीक है सर। द्रव में, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, बिल्कुल। ब्रोमीन होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन अपने 35 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, कभी देखना अपन 1 से 30 तक तत्व पढ़े, ब्रोमीन 35 पे आता है। और ठोस में भी सर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 इसके बाद हीरा और ग्रेफाइट, नाम सुना होगा आपने। तो हीरा तो सबसे प्रबल और कठोर होता है, लेकिन होता है सहसंयोजक यौगिक, तो वो ठोस के उदाहरण हो गए। तो यानी तीनों ही अवस्था में पाए जाएंगे, गैस, द्रव और ठोस। तो गैस के उदाहरण तो अपन यौगिक में भी देखे, द्रव में आप ब्रोमीन याद रखना, और ठोस में हीरा और ग्रेफाइट होता है। हीरा थोड़ा ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट जो होता है हीरे से थोड़ा मुलायम होता है, और इनके भी क्या गुण धर्म होते हैं अपन कार्बन टॉपिक के अंतर्गत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ठोस के अंदर भौतिक स्थिति में याद क्या क्या रखना है, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट गुण धर्म देखते हैं दोस्तों। दूसरा गुण धर्म है
क्रिस्टल समझना, क्रिस्टल समझना, ठीक है ना। क्रिस्टलीय समझना किसी की निश्चित होती है, किसी की अनिश्चित होती है। तो क्रिस्टलीय होती है जिसकी निमित्त होती है, निश्चित स्थिति होती है, उनको क्रिस्टलीय समझना बोलते हैं विज्ञान में। और जिनकी ज्यामिति फिक्स नहीं होती उनको क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय। लेकिन यहाँ क्रिस्टलीय स्थिति दोनों ही पाई जाती है, क्रिस्टलीय भी पाया जाता है, अक्रिस्टलीय भी पाया जाता है। जैसे ये हीरा है ना, हीरा ये क्रिस्टलीय अवस्था में पाया जाता है। इसकी समझना निश्चित है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है और निश्चित ज्यामिति बनाता है। और अक्रिस्टलीय रूप में भी पाए जाते हैं जिनकी ज्यामिति कुछ निश्चित नहीं होती, ठीक है ना, किसी भी रूप में पाए जाते हैं तो वो अक्रिस्टलीय में, जैसे ग्रेफाइट है तो वो अक्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट गुणधर्म देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं गमनांक व क्वथनांक, ठीक है। इससे पहले देखा हमने भौतिक स्थिति, तीनों स्थिति में पाया जाता है क्रिस्टलीय समझना में। अपना हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्रिस्टलीय होते हैं और बाकी अन्य जो होते हैं अक्रिस्टलीय भी होते हैं, ठीक है। और गलनांक और क्वथनांक दोस्तों वही पिघलने का बिंदु और उबलने का बिंदु। तो जैसा यौगिक होगा वैसे ही, अब आयनिक में तो क्या था, प्रबल बंध था, लेकिन यहाँ दुर्बल वांडर वाल्स बंध पाया जाता है, यानी दुर्बल बंध पाया जाता है दोनों तत्वों के बीच, दोनों परमाणुओं के बीच। दुर्बल वांडर वाल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के आधार पर इस बंध का नाम दिया है। जो कमजोर बंध होता है उसे वांडर वाल्स बॉन्ड कहते हैं, तो वांडर वाल्स वैज्ञानिक के सम्मान में इनका नाम दे दिया गया। तो दुर्बल वांडर वाल्स बॉन्ड होता है, तो देखिए दोस्तों जिनके बीच में दुर्बलता होगी तो उनके फिर गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, कम होंगे। कम ही ताप पे वो उबल जाएंगे और कम ही ताप पे क्या होंगे, वो पिघल जाएंगे। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक दोस्तों हमेशा क्या होते हैं, निम्न होते हैं। क्या होते हैं, निम्न होते हैं। नेक्स्ट क्रम में अपन देखते हैं जैसे दोस्तों विलयता, ये आयनिक यौगिक से जस्ट विपरीत। वहां पे वो ध्रुवीय विलायकों में विलय थे, जबकि ये ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होते। ध्रुवीय विलायक जैसे जल, तो ये जल में तो अविलय होंगे। और अध्रुवीय विलायक जैसे दोस्तों कल मैंने बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह होते हैं, जैसे CCl4, उसमें क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। एक तरह से देखें तो आप कल के अगर गुणधर्म याद रखते हो दोस्तों, तो ठीक उससे विपरीत गुणधर्म जो है वो इसके रहेंगे। वहां अगर गलनांक क्वथनांक उच्च थे आयनिक में, तो यहाँ निम्न रहेंगे। क्रिस्टल समझना वहां पे निश्चित ही रहती है, क्रिस्टलीय रहते हैं अधिकतर, वहाँ दोनों ही रहते हैं, क्रिस्टलीय। वहां भौतिक स्थिति अधिकतर ठोस ही रहती है 99%, या गैस द्रव और ठोस तीनों ही पढ़ लिए अपन ने। विलयता उल्टा, वहां ध्रुवीय विलायक जल में विलय होते थे, यहाँ पे ध्रुवीय विलायक जल में विलय होंगे नहीं होंगे। और अध्रुवीय विलायक CCl4 जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसमें क्या होंगे दोस्तों, विलय। नेक्स्ट गुणधर्म देखते हैं। और 5वें गुणधर्म के दोस्तों वही कल वाला, जैसे उसमें देखा था अपन विद्युत चालकता, तो वहां पे विद्युत चालकता आयनिक यौगिकों में तो मैंने बताया था ना प्लस माइनस होता है, तो सारे के सारे आयनिक यौगिक क्या होंगे, विद्युत के अच्छे सुचालक होंगे, सुपर कंडक्टर होंगे, अच्छे चालक होंगे। लेकिन सहसंयोजक यौगिकों में तो मुक्त आयन का अभाव होता है। आयन का अभाव होता है तभी तो भागीदारी करते हैं, एक दूसरे से बड़ी मुश्किल से भागीदारी करके तो अपना क्या कर रहे हैं, एक यौगिक बना रहे हैं, और उसमें भी वो किसको क्या देंगे, तो मुक्त आयन के अभाव के रूप में ये क्या होते हैं, विद्युत के फिर चालक नहीं होते दोस्तों, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये दोस्तों थे सहसंयोजक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म, जिसमें भौतिक स्थिति, क्रिस्टल समझना, गलनांक क्वथनांक, विलयता और विद्युत चालकता अपन ने देखी। तो अपने दोस्तों आयनिक यौगिक हो गए, आयनिक बंध हो गया, सहसंयोजक बंध हो गया और सहसंयोजक यौगिक हो गए। उस क्रम में, इसी क्रम में एक छोटा सा पोर्शन रह जाता है, वही दोस्तों इसी सेशन में अपन लेंगे, जिसे उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। वैसे मैंने आपको बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उप सहसंयोजक बंध कैसा होता है। तो उप सहसंयोजक बंध, और एक आध उदाहरण भी आप याद रखना ताकि कभी भी एग्जाम में आ जाए तो ये भी ध्यान में रखें। यहाँ पे सर भागीदारी हो रही है, आगे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा, ओजोन O3 सूत्र होता है, अमोनिया का क्या सूत्र होता है, NH3 होता है। ये दोनों उदाहरण एक तो याद रखना, क्योंकि कंपटीशन में अधिकतर उदाहरण पूछते। और O3 की समझना बना के बताओ सर, तो 2 O तो ऐसे मिल जाएंगे और ये एक तीर के द्वारा शो होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा युग्म इसको दान करेगा, तो ये जो देने वाला है ये दाता कहलाएगा और ये लेने वाला है ये ग्राही कहलाएगा। यानी है तो ऑक्सीजन के परमाणु ही तीनों, लेकिन ये तो दोनों आपस में सहसंयोजक की तरह आपस में जुड़ सकते हैं, आराम से भागीदारी कर लेंगे। लेकिन इसके बाद में मान लो तीसरा भी आना चाहे तो फिर ये अपना एक युग्म क्या करेगा,
तीर के निशान द्वारा शो करेंगे, ये डोनेट कर देगा कि ये थोड़ी देर के लिए तू भी रख ले और साथ में जुड़ जा। यानी कि कहने का मतलब ये देने वाला है तो ये दाता कहलाएगा और ये लेने वाला है तो ग्राही कहलाएगा। इस तरह से अगर कोई दोस्तों बंध बनता है तो वो कहलाएगा उपसहसंयोजक योग। और इसके जो गुण धर्म होते हैं वो न के बराबर इनके मिश्रित गुण धर्म होते हैं, इसलिए इनके गुण धर्म अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ इनके दो तो उदाहरण O3 और NH3, और O3 की समझना कैसे होती है दोस्तों, जैसे ऐसे NH3 में भी ऐसे होते हैं, 2 N से H जुड़ जाएंगे और एक H को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, तो दाता ग्राही के रूप में जो बंध बनता है उसे क्या करेंगे, उप सहसंयोजक बंध। तो सेशन में क्या देखा दोस्तों, आयनिक यौगिक, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक यौगिक, उनके गुण द्रव और उप सहसंयोजक। अगले सेशन में अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे अपन, और किस तरह से हीट एंड ट्रायल विधि से इसको समीकरण को संतुलित करेंगे। रासायनिक समीकरण होता क्या है, किस तरह अभिक्रिया को शो करता है, क्या क्या इसकी सीमाएं रहती है, क्या इसकी विशेषताएं रहती है। तो क्रमबद्ध रूप से बेसिक केमिस्ट्री से आप मुझे से जुड़े रहिए। इसके बाद आपको 10वीं की केमिस्ट्री उठा के देखना, आपके लिए 10वीं हो भले 9वीं हो, किसी भी केमिस्ट्री का टॉपिक देखना, फिर ये सारी चीजें जो थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी। विलेयता क्या होती है, भंगुर प्रवृत्ति क्या होती है, भौतिक स्थिति क्या रहती है। तो दोस्तों पढ़ने में भी कोई किसी टर्म को समझ लेंगे तो पढ़ने में भी अपने क्या रहेगी, सरलता रहेगी। इसी के साथ आज के सेशन को मैं दोस्तों यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्म में अपना टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण। जय हिंद।